गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ए क्लासेज। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने पढ़ लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक नंबर है जिसका यदि आप स्क्वायर करते हो तो वो 8q+1 फॉर्म में होता है। तो जैसे विषम धनात्मक नंबर था आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हो सकता है। अब इनमें से वो कोई सा भी नंबर हो और उसका यदि आप स्क्वायर करते हो तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, इसका स्क्वायर किया तो 25, इसका स्क्वायर किया तो 49। तो इन सभी का स्क्वायर जब आप करते हो और 1 का स्क्वायर किया तो 1, इन सब का स्क्वायर करने पर जो आपके पास नंबर आ रहे हैं वो आपके पास होने चाहिए 8q+1 की फॉर्म में। तो 8q+1 जैसा आपको यूक्लिड मेथड में मैंने सिखाया था कि a बराबर फॉर्म होती है हमारे पास bq+r। तो ये इस फॉर्म में दे रखा है। तो जो इससे रिजल्ट निकल के आ रहा है स्क्वायर करने पर वो उसमें 8 का भाग जाता है, कितनी भी बार जाता हो वो, और उसमें एक शेषफल बच जाता है। तो यहां से देखिए, इस 9 में जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो 1 बार हुआ और प्लस शेषफल बच गया 1। तो ये 8q+1 की फॉर्म में लिखा आ रहा है। 25 देखिए, 8 3 से 24 प्लस के 1, ये भी लिखा कर है 8 6 प्लस के 1। तो इस तरीके से यदि कोई भी ओड इंटीजर्स आपके पास दे रखा हो जो पॉजिटिव होना चाहिए, उसका स्क्वायर करने पर वो हमेशा 8q+1 की फॉर्म में लिखा आता है। अब देखिए इसको किस तरीके से लिख रहे हैं। तो आप इनमें से ओड नंबर्स की यदि बात करें तो ओड नंबर्स कोई एक पर्टिकुलर नंबर तो होता नहीं है। ओड नंबर्स में इन्फिनिटिव नंबर होते हैं। तो उनमें से हमारे को लेना कौन सा है, तो इसका एक जनरल फॉर्म आपको ले लेना है। तो ओड नंबर्स, तो सबसे पहले देखिए, मैं एक माना कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक एक मान लिया। अब विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि उसमें आप कोई भी ऐसी वैल्यू रख लो जहां हमेशा आपको एक ओड नंबर वहां से मिलना चाहिए। तो देखिए, इसको मैं 2n-1 मान सकते हैं या 2n+1 भी मान सकते हो या 2n+3, 2n+5, 2n+7, 2n+11 इस तरीके से कोई सा भी नंबर आप मान सकते हो। पर जो भी आपको मानना है उन सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन होगी n की। n जो है हर पद के लिए अलग तरीके से वेरी करेगा। तो जब मैं यदि ये लेता हूं तो हमारे पास n का जो मान होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। जब आप इसको ले रहे हो तो n की वैल्यू आपको 0 सहित लेनी होगी। जब आप n=3 ये वाला ले रहे हो तो n की वैल्यू आपको -2 या माइनस का 1 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस के लिए, हर एक पद के लिए n की वैल्यू अलग अलग है। तो मैं तीनों विषम धनात्मक पूर्णांक से एक धनात्मक पूर्णांक मान लेता हूं जिसको बोल दिए 2n+1। इससे आप n का कोई भी मान यदि यहां से रखोगे तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो जहां n का जो मान है वो आप मानोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इन्फिनिटी तक कोई सा भी नंबर आप पुट कर सकते हो। तो 0 रखा तो 1 आ जाएगा, 1 रखा तो 3 आ जाएगा, 2 रखा आपने तो 5 आ जाएगा, 3 रखा 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी नंबर आपको यहां से मिलेंगे वो एक पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा। तो इस नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो तो वो फॉर्म हमेशा हमारे पास आनी चाहिए 8q+1 की फॉर्म में। तो इसका वर्ग करो और उसको आपको 8q+1 की फॉर्म में दिखाना है। तो इसको 2n+1 मान सकते हो, यहाँ 2q+1 मान सकते हो, 8k+1, या आपकी इच्छा हो जैसा मान सकते हो। तो इस पूर्णांक को मान लो कोई a मान सकते हो, भाई कोई पूर्णांक a था जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए, तो हम अब सॉल्व करते हैं इसको प्रश्नानुसार। तो देखिए,
यहाँ पर आपको बता रहा है कि किसी भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का यदि आप स्क्वायर करते हो, तो यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया, विषम संख्या आपने ये मान ली, तो इसका स्क्वायर किया तो ये टर्म आ गई 2n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म से इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करने पर 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n आ गया। इस 4n को आप इसके पास भी लिख सकते हो और 1 को पीछे लिख सकते हो। इन दोनों में से 4n कॉमन आ रहा था तो मैंने 4n कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास बच गया n प्लस 1। अब हमारे को यहाँ बनाना है 8q और यहाँ 1 आपके पास आ चुका है, तो यह 8q कैसे बन पाएगा, तो ये इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ n और n प्लस 1, n और n प्लस 1 एक समधनात्मक पूर्णांक है। इससे जितने भी वैल्यूज आपके पास आएगी वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आएगा। आप कोई भी मान यहां रख के देख सकते हो, जहां n जो है हमारा इस तरीके से डिफाइन है, n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। तो यदि n का मान 1 लेते हो, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो इससे एक इवन इंटीजर आ गया 2। यदि 2 लेते हो 2 इंटू 3 6, ये भी एक इवन इंटीजर है। 3 लेते हो तो 3 इंटू 4 12, ये भी एक इवन इंटीजर है। तो इस तरीके से तो यहां आप लिख सकते हो, अतः n इंटू n प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो एक इवन नंबर आएगी। इवन नंबर हमेशा 2 का फैक्टर होता है, तो इसको 2q आप लिख सकते हो, जहां q भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहां q एक पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक इसको बोल सकते हो। तो q का मान भी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो एक इवन नंबर आएगी। तो इस इक्वेशन में तो समीकरण 1 से आप इसको बोल सकते हो a स्क्वायर मतलब 4 इंटू, अब जो n इंटू n प्लस 1 था उसकी जगह आप 2q रख सकते हो, तो यहां आपके पास आ गया 2q प्लस के 1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8q प्लस 1। तो देखिए अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, यहां आपको बताना है यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका यदि आप क्यूब करते हो तो वो 3 तरीके की फॉर्म में आपके पास आती है, या तो 9q की फॉर्म में, या 9q प्लस 1, या 9q प्लस 8, या किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का यदि घन करते हो तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे एक धनात्मक संख्या 1, दूसरी ले ली 2 3 4, तो 2 का क्यूब किया तो यहाँ आ गया 8, 3 का क्यूब किया तो 27, 4 का क्यूब किया तो यहाँ आ गया 64। तो यहां से आप किसी भी नंबर्स में यदि भाग देना है हमारे को 9 का, क्योंकि 9q की फॉर्म का मतलब इसका क्यूब करने के बाद जो नंबर आया है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और ये तरीका हमारे पास यूक्लिड डिवीजन मेथड से आया है, जहां आपको a बराबर bq प्लस r आपको दिया हुआ रहता है। तो 27 का ये नंबर छोटे हैं तो यहाँ जो क्वोशिएंट आएगा वो 0 आएगा। इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमें शेषफल 8 मिल रहा है, तो यहाँ भी शेषफल मिलेगा 9 इंटू 0 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 8। तो ये इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। 27 को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस के 0। 64 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 7 प्लस 1। 9 7 63 प्लस 1 इक्वल्स टू 64। तो देखो जब आपने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब किया तो जो नंबर आपके पास आया है उसको या तो 9q प्लस 0 की फॉर्म में लिखा है या 9q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा है। इसी तरीके से मान लो 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब होता है 125। इसमें जब 9 से डिवाइड किया तो 13 टाइम्स जाएगा, प्लस 7 इसमें से 8 इसमें से रिमाइंडर रह गया। तो जब आप किसी भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हो तो आपको 3 ही तरीके के रिमाइंडर बच रहे हैं, या तो 0 या 1 या 8, ये उसका क्यूब करते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 3 तरीके के जो शेषफल आते हैं वो किसी भी नंबर में कब आते हैं, जब उसमें हम 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करने पर ही 3 तरीके के शेषफल मिलते हैं। तो 3 शेषफल 3 से भाग देने पर आते हैं। यदि किसी नंबर में 4 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल निकल के आते हैं, 0 1 2 और 3। 3 से भाग देते हैं तो 0 1 और 2 ही आते हैं। तो यहां लिखना हम जानते हैं कि
यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम थी हमारी, वो बताती है कि किसी नंबर ए में यदि आप बी से डिवाइड करते हो तो आपका क्यू टाइम भाग जाता है और आर उसमें से रिमाइंडर बच जाता है। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था। तो यदि इसको इसके कंपेयर करें तो यहां आपको 9 से डिवाइड करना है तो आप क्यू आपका क्वोशिएंट है और इसमें 0 रिमाइंडर बच रहा है। एक बार 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, एक बार 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। लेकिन ये 9 से डिवाइड कब करना है? जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करते हो। तो पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरीके से मानो कि उसका क्यूब करने पर आपको 3 तरीके के शेषफल मिल जाए। तो 3 शेषफल आपको केवल 3 से डिवाइड करने पर ही मिलते हैं। तो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर्स 3 तरीके के मान लिए। तो माना 3 धनात्मक पूर्णांक। तो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मानना होगा। एक मान लिया 3k, एक मान लिया 3k प्लस के 1 और एक मान लिया 3k प्लस के 2। ये हमने इसलिए माने क्योंकि आपको यहां से क्यूब करने पर जो शेषफल चाहिए थे वो 3 शेषफल चाहिए थे, कभी 0, कभी 1 और कभी 8। 3 शेषफल हमारे पास केवल 3 से डिवाइड करने पर ही आता है। तो मान लो किसी नंबर में 3 से डिवाइड किया तो क्यूब के बार उसमें डिवाइड हुआ और 0 उसमें शेषफल बच गया। फिर यदि आप 3 से डिवाइड करते हो तो के बार उसमें डिवाइड हुआ, हो सकता है उसमें 1 रिमाइंडर बचा हो। फिर 3 से डिवाइड किया तो आपने के बार भाग हुआ और हो सकता है फिर उसमें 2 बचा हो। तो इस तरीके से आप अपने पॉजिटिव इंटीजर्स को लिख सकते हो। अब मैं सबसे पहले वाले स्टेप से सॉल्व करता हूं, फर्स्ट वाले के लिए। जब हमारा जो पूर्णांक है वो है 3k, या इसको 3k प्लस 0 भी लिख सकते हो। तो किसी भी नंबर में जब 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपका शेषफल या तो 0 आता है या 1 आएगा या 2 आएगा। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचते हैं। 4 से यदि आप किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो 4 ही रिमाइंडर बचेंगे, क्योंकि 4 यहां से नहीं मिलेगा। 4 से यदि रिमाइंडर में बच गया तो उसका मतलब उसमें एक बार भाग चला जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल, 4 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल आपके पास बच जाते हैं। तो यहाँ 3 ही तरीके के शेषफल आपको चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में 3k की फॉर्म में एक इंटीजर्स को लिया है। तो इसका यदि मैं क्यूब करता हूं, जैसे अपना क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करो, तो यहां पहले k को डिफाइन कर दो, जहां k एक पॉजिटिव इंटीजर है या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए इस संख्या, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रखा है कि इसका यदि आप क्यूब करते हो तो वो फॉर्म हमारे पास आनी चाहिए, या तो इस फॉर्म में या इसमें या इसमें। इसका क्यूब करके देखिए, 3 का क्यूब होता है 27 और k का क्यूब होता है k क्यूब। 27 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 9 गुणा 3 k क्यूब। अब देखिए 9 तो आपके पास यहाँ मिल चुका है, इसका मतलब 9 से भाग जाएगा, भाग यहाँ 3 के क्यूब बाहर जा रहा है और रिमाइंडर आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, तो आपको 0 लिखना पड़ेगा यहाँ। तो ये जो मान है इसको आप क्यू मान सकते हो, क्योंकि क्यू एक पॉजिटिव नंबर था, सॉरी के एक पॉजिटिव नंबर था। यहाँ 1 आपको वैल्यू रखा, 1 का क्यूब हो गया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉजिटिव नंबर ही निकल के आया। यदि आप 2 रखते हो तो 2 का क्यूब भी 8 हो गया, 8 3 24, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो कोई भी के की पॉजिटिव वैल्यू यदि आप यहाँ पुट करते हो तो वहां से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है और उस पॉजिटिव वैल्यू को आप मान सकते हो क्यू। तो लेट 3k क्यूब इक्वल्स टू आप मानोगे क्यू। क्यों? क्योंकि k का मान यदि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हो तो यहां से हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्यू को हम मानते हैं जहां क्यू हमारे को दे रखा है एक धनात्मक पूर्णांक। क्यू प्रश्न में दिया हुआ है कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, तो इस 3 के क्यूब की जगह आप रख सकते हो 9 क्यूब। अब ये 9 क्यू वाली फॉर्म आपको इस तरीके से मिल गई जब आपने कोई पूर्णांक 3 के लिया तो। यदि इसी तरीके से आप दूसरा पूर्णांक 3 के प्लस 1 लेते हो और उसका भी यदि क्यूब करोगे तो इस नेक्स्ट तरीके की फॉर्म मिल जाएगी। फिर तीसरा इसका क्यूब करोगे तो तीसरे वाले तरीके की फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो
यहां से आप कह सकते हो कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्यूब करने पर हमारे को 3 तरीके के रिमाइंडर बचते हैं। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करता हूं। पूर्णांक, इस बार पूर्णांक मैंने मान लिया 3k + 1। तो प्रश्न में बताया है कि इसका यदि आप क्यूब करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आता है। तो a + b के होल क्यूब से इसको सोल्व कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसका क्यूब करोगे तो यहां से आएगा 3 का क्यूब 27 और k का क्यूब k³। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर किया तो 9 और k का स्क्वायर k²। 9 3 हो गया 27 k² और 1 का 1 ही रह जाएगा। 3 3 9 k और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको यहां से समझ में आ रहा है कि जो +1 आपके पास एक्स्ट्रा चीज आ रही थी वो इस वाली फॉर्म में आ रही थी। तो इस 1 को आप एक्स्ट्रा में लिख दो। तो 27k³ + 27k² + 9k। अब जो +1 है उसको मैंने यहां लिख दिया। अब ये तीनों स्टेप मिलके क्या आपको 9q दे रही है या नहीं दे रही, ये आपको बताना है। इन तीनों में से यदि 9 आपके पास कॉमन आ रहा हो तो ले लो। 9 का भाग इसमें हो गया 3k³। इसमें 9 से डिवाइड किया तो यहां आ गया 3k² प्लस यहां से हो गया 1k, या आपको k भी लिख सकते हो, प्लस के 1। अब देखिए k का आप यदि यहां से भी कोई वैल्यू पुट करते हो तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है और उस वैल्यू को आप मान सकते हो वापस q। तो यह हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 9q + 1 की फॉर्म में। तो यहां आप इसको लिख सकते हो 9q + 1, जहां q का जो मान है वो हो जाएगा 3k³ + 3k² प्लस का k, जो एक धनात्मक पूर्णांक आपको दे रखे। तो यहां से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उस पॉजिटिव वैल्यू अलग अलग आएगी तो आप उसको एक क्यू की फॉर्म में मान सकते हो कि उसका कोई क्यू मान होगा। तो इसको इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। इसी तरीके से इसी का तीसरा जो स्टेप है वो भी आप लिख सकते हो। तीसरा नंबर हमारे पास दे रखा है 3k + 2। एक पूर्णांक दे रखा है 3k + 2। तो प्रश्नानुसार यदि इस 3k + 2 का क्यूब करें तो हमारे पास नंबर तीसरे वाले तरीके से आना चाहिए। तो 3 का क्यूब हो गया, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यहां आ गया 27k³ प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया 54 और k² ऐसे कैसे प्लस 3 3 9। 9 को 2 का स्क्वायर 4 तो यहां आ गया 36k। अब आपको यहां से वापस ये जो प्लस का 8 है एक्स्ट्रा बच रहा है, उस प्लस के 8 को तो इस तरीके से आप बाहर ले लो। तो 27k³ प्लस 54k² प्लस 36k प्लस के 8। इन तीनों में से आपके पास वापस 9 कॉमन आ रहा है तो यहां 27, यहां आ गया 3k³ प्लस 6k²। 9 का डिवाइड हो गया 4k प्लस के 8। तो 9 इसका यदि फैक्टर है तो 9 का इसमें डिवाइड भी होगा और ये जो नंबर हमारे पास निकल के आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा और उसको आप वापस मान सकते हो क्यों। तो यहां से नंबर हमारे पास आ गया 8, जहां q का जो मान है वो होगा 3k³ प्लस 6k² प्लस के 4k। एक धनात्मक पूर्णांक है या एक पॉजिटिव इंटीजर आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दे उसके 3 तरीके के, आपको उसका क्यूब करने पर 3 तरीके से रिमाइंडर बच रहा हो तो पहले आप उसमें 3 से डिवाइड करोगे। यदि यहाँ 4 तरीके के रिमाइंडर बचते तो हमारे को यहाँ 4 नंबर लेने पड़ते, तो उसमें 4 से डिवाइड करके
उसके 4 तरीके के शेषफल यूक्लिड विभाजन के थ्रू हमारे को लिखना होता। तो देखिए दोस्तों, अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बता रखा है कि कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या है उसको आप 3 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। एक 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो ये 6q ही यहाँ पे क्यों लिखा, 8q वगैरह भी लिख सकता था। तो इसका मतलब ये है कि यदि इसको आप यूक्लिड विभाजन वाली जो एल्गोरिथम थी उससे यदि इसका आप कंपेयर करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ से 6 जो है वो डिविजर का काम करता है। तो इसका मतलब यदि किसी नंबर में मैं 6 से भाग देता हूं, ये 6 से इसमें यदि डिवाइड करते हैं तो ये जो 3 तरीके के नंबर है ये वहां से ओड मिलते हैं। ये वहां से 6 से यदि किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इस तरीके के जो नंबर प्राप्त होंगे वो सारे आपको ओड प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती थी यदि किसी नंबर ए में मैं नंबर बी से भाग दूं, क्यू हमारे पास भागफल आता है और आर वहां से शेषफल या रिमाइंडर बच जाता है। तो यहां आपको बी जो है वो इस फॉर्म में दे रखा है। तो 6 का यदि किसी नंबर में डिवाइड करता हूं तो हमारे पास 6 तरीके के रिमाइंडर बचते हैं। तो देखिए वो कैसे बचते हैं। तो देन या प्रश्नानुसार आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ 6 तरीके की रिमाइंडर कौन कौन से बचेंगे वो मैं यहां लिख के बता रहा हूं। तो किसी नंबर ए में मैंने भाग दिया 6 से, 6 से जब मैंने भाग दिया, भाग हमारा यदि क्यू बार गया तो हो सकता है कि एक बार शेष पर 0 बच रहा हो। वापस उस ए वाले नंबर में मैंने 6 से भाग दिया तो हो सकता है कि हमारे पास रिमाइंडर 1 बच सकता है। फिर ए में यदि 6 का डिवाइड किया तो क्यू टाइम्स डिवाइड हुआ और 2 उसमें शेष पर बच सकता है। फिर उस ए में मैं 6 से भाग देता हूं तो 3 भी रिमाइंडर बच सकता है, रिमाइंडर 4 भी आ सकता है और रिमाइंडर 5 भी आ सकता है। रिमाइंडर 6 नहीं आएगा क्योंकि शेष पर 6 बचेगा तो उसमें एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो यहां देखिए यदि उसमें मैंने 6 से डिवाइड किया तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 6 तरीके के रिमाइंडर आपके पास बच सकता है। तो यहां आपको ये बताना है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये तो आपके पास किस तरीके के नंबर मिल रहे हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक, और जो बाकी के नंबर मिल रहे हैं वो कैसे हैं ये आपको यहां से बताना है। तो देखो q को आपको मानना है एक धनात्मक पूर्णांक जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहां से एक धनात्मक पूर्णांक यदि आपने q को मान लिया तो ये पता लग गया कि q का मान कुछ भी रख लो, जो भी नंबर आपके पास प्राप्त होगा वो एक सम संख्या होगी या इवन नंबर होगा। q का मान जैसे 1 रख लिया तो 6 बन जाए 6, 2 रख लिया तो 12, यदि q का मान मैंने 1 रखा तो 6 आ गया, 2 रखा तो 12 आ गया, 3 रखा तो 18 आ गया। तो जब कोई सा भी आप मान रख के देख लो, यहां से जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वो इवन नंबर मिल रहे हैं, और इवन नंबर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो एक इवन नंबर होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन में q का मान यदि मैं 1 लेता हूं तो 6 1 जा 1, 6 1 जा 6, 6 + 1 = आ गया 7। q का मान 2 लेता हूं तो 6 2 जा 12, 12 और 1 मिलके हो गया 13। 3 लेते हैं तो यहां से आ गया 19। तो देखो यहां से जो भी नंबर आपको मिल रहा है वो एक विषम पूर्णांक संख्या मिल रही है और पॉजिटिव भी मिल रहा है क्योंकि क्यू पॉजिटिव यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि पहले जो नंबर आएगा वो इवन आ रहा है, सम संख्या आ रही है, दूसरी जो आ रही है वो विषम आ रही है, फिर इसमें 2 ऐड होती है फिर सम बन जाएगी, यहां से ये भी सम बन जाएगी। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि यदि किसी पद में 2 से यदि डिवाइड हो रहा हो या उसका गुणनखंड 2 आ रहा हो तो वो जो नंबर होंगे वो होंगे सम, और जिनमें 2 फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा हो वो नंबर होंगे विषम। तो देखिए पहले वाले फैक्टर में इस 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3q। अब इसका फैक्टर यदि 2 आ रहा है, इसमें 2 यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो नंबर होगा हमेशा एक, यहां से जो नंबर मिलेगी वो पॉजिटिव इवन नंबर मिलेगी या सम संख्या प्राप्त होगी। इन दोनों में से आपके पास कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो यहां से इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 का फैक्टर नहीं है। यदि 2 का फैक्टर नहीं है तो जो 2 का फैक्टर होता है उसको सम संख्या बोलते हैं, जिसमें 2 का फैक्टर नहीं है वो विषम संख्या कहलाती है। यहां से जो नंबर मिलेगा
वो आपको एक मिलेगा ओड नंबर, या उसको बोल सकते हो विषम संख्या। यहां आप क्यू के अलग अलग वैल्यूज पुट करके भी अपना आंसर दे सकते हो। 6q प्लस 2, इनमें से भी आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से आ गया 3q प्लस यहां से आ गया 1। अब इस पूरे टर्म का यदि 2 फैक्टर है तो ये एक नंबर मिलेगा हमारे पास सम। फिर यदि 6q प्लस 4 की बात करें तो यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है 3q प्लस 2, तो ये भी एक सम संख्या आपको प्राप्त हो रही है। अब ये संख्या यदि सम है तो जो भी नंबर आपके पास बच गए तो ये सब विषम बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को यदि आप 6 से डिवाइड करते हो तो ये 3 तरीके के नंबर तो आपको सम प्राप्त होते हैं, और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इस तरीके के जो भी नंबर मिलेंगे वो सब आपको विषम नंबर प्राप्त होंगे।